हेलो 10th क्लास बच्चों, आज हम आपको साइंस के 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु का जो शेष पोर्शन बच गया था उसके बारे में समझाएंगे। इसके पहले बच्चों हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का डिटेल नोट्स हम आपको समझाते हुए दे चुके हैं। 3rd चैप्टर में भी हमने आपको जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बता चुके हैं। धातुओं का निष्कर्षण ये भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं बच्चों। मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो पोर्शन बचा था वो था कि जो धातुएं हमको प्राप्त होती हैं निष्कर्षण के उपरांत वो बहुत ज़्यादा शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। उनको और अधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हमको धातुओं का परिष्करण या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं। धातुओं को अधिक से अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रोसेसेस हैं, लेकिन जनरली जो है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम धातु को अधिक मात्रा में शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। वो पोर्शन था, आज हम आपको उसके बारे में समझा रहे हैं। धातुओं के निष्कर्षण के बाद जो हमको धातु प्राप्त होती है उसको और अधिक शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का परिष्करण करते हैं। इस परिष्करण के लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों। इस विधि में एक तांबे का बर्तन होता है जिसमें हम किसी भी जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसी धातु लवण का विलयन भर देते हैं। यहाँ पर हम आपको तांबे का, कॉपर को और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। तो इस पॉट में हम अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो भर लेते हैं। ये जो पॉट है इसके अंदर दो छड़े, एक एनोड छड़ जो अशुद्ध धातु तांबे की होती है और दूसरी कैथोड छड़ जिसमें शुद्ध तांबा जमा होता जाता है। इस विधि में जब हम विद्युत धारा बच्चों प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा जो है जब विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होती है तो इस विद्युत अपघट्य से धातु आयन जो है ये अपचयित होकर जो है कैथोड पर जमा होते जाते हैं। उसी समय जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो इस कैथोड, इस एनोड छड़ से भी जो शुद्ध धातु के कण होते हैं वो शुद्ध धातु के आयन जो है ये ऑक्सीकृत होकर और इस कॉपर सल्फेट के विलयन से होते हुए कैथोड छड़ पर जमा होते जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है बच्चों जब तक पूरी जो है तांबे की धातु से, तांबे की छड़ से अशुद्ध धातु जो है इससे पूरी शुद्ध धातु जब तक कॉपर सल्फेट विलयन से घुलते हुए शुद्ध तांबे की छड़ पर नहीं जमा हो जाती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और पूरी अशुद्ध धातु से शुद्ध कॉपर जो है इस कैथोड छड़ पर जमा होती जाती है। ये प्रक्रिया इस कुंजी को ऑन करने पर प्रारंभ होती है। यह पूरा एक सर्किट है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो एनोड से अशुद्ध धातु और कॉपर सल्फेट से जो है धातु शुद्ध रूप में, धातु आयंस के रूप में शुद्ध रूप से जो है कैथोड छड़ पर जमा होती जाती है। अर्थात हमें जो शुद्ध कॉपर की धातु प्राप्त होती है वो एनोड छड़ पर प्राप्त होती है और इसका प्रतिशत जो है वो करीब 98% के लगभग हमको शुद्ध तांबे की छड़ इस कैथोड छड़ से, एनोड नहीं बच्चों, कैथोड छड़ से जो है हमें प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, धातुओं के परिष्करण विधि में हमें अधिक से अधिक प्रतिशत मात्रा शुद्ध धातु की प्राप्त होती है।
और इस प्रक्रिया में एनोड छड़ अशुद्ध धातु की बनी होती है और कैथोड छड़ जो है ये शुद्ध तांबे की छड़ होती है। और अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों, तो अशुद्ध धातु से जो धातु आयन है ये आयन के रूप में ऑक्सीकृत होते हुए कैथोड पर जमा हो जाते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण धातु आयन अशुद्ध छड़ से घुलकर कैथोड छड़ पर जमा नहीं हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त जो हमको धातु होती है वो लगभग 98% शुद्ध कॉपर, शुद्ध तांबे की छड़ पर हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से जो परिष्करण की जो प्रक्रिया है ये जब तक हमको 98% शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हो जाती है उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है बच्चों। वैसे तो धातु को अधिक से अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त करने के लिए कई सारे और प्रोसेसेस हैं, लेकिन जनरली जो है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा ही जो है धातुओं का परिष्करण किया जाता है। ये देखिए बच्चों, अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉपर प्लस और सल्फेट माइनस आयंस में विभाजित हो जाता है। कैथोड पर अपचयन होता है कॉपर का और कैथोड पर अपचयन होकर जो कॉपर है ये कॉपर में अपचयन होकर जो है इस शुद्ध छड़ पर जमा होती जाती है। और एनोड पर इसका कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, चूंकि अशुद्ध धातु होती है इसका ऑक्सीकरण होता है और घुलित अवस्था में कॉपर यहाँ से एनोड से घुलकर कॉपर सल्फेट विलयन से होती हुई कैथोड छड़ पर जमा होती जाती है। इसमें कुछ बच्चों अशुद्धियां भी निकलती हैं। ये अशुद्धियां इस कॉपर सल्फेट विलयन में इस टैंक के नीचे जमा होती जाती हैं। इस जमा हुई अशुद्धियों को, अपद्रव्य को हम एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख क्या है? एनोड पंख इस प्रक्रिया में निकली हुई जो है अपद्रव्य, वो जो है उनको हम एनोड पंख या अपद्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत शुद्ध धातु की प्राप्त हो जाती है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है धातुओं का संक्षारण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। मतलब कभी कभी आपने अपने घरों में देखा है कि जो लोहे के बर्तन होते हैं उनको अगर आप गीले में ऐसे रख दीजिए खुले में, तो उनमें एक लाल रंग की परत जमा हो जाती है। ये लाल रंग की परत को ही हम लोहे का संक्षारण, धातुओं का संक्षारण या जंग लगना भी कहते हैं। इसमें चूंकि लोहा आयरन होता है तो लोहा जो है नमी में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे धातुओं का जो है क्षरण होने लगता है, उनकी ऊपरी परत जो है वो खराब होने लगती है। ये प्रोसेस अगर लगातार होता रहता है तो वो धातु की बनी हुई वस्तु खराब भी हो जाती है। अतः संक्षारण जो धातुओं का है ये कोई बहुत अच्छा जो है क्रिया नहीं है। तो धातुओं का संक्षारण क्या होता है कि नम वायु के संपर्क में आने पर धातुओं की सतह का क्षरण जो है वो संक्षारण कहलाता है। इस क्रिया में क्या होता है, जो धातु होती है वो वायु की नमी से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाती है। बहुत से उदाहरण आप लोग अपने आसपास बच्चों देखते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना या चांदी की वस्तुओं को खुला छोड़ दीजिए तो उन पर जो है वो बदरंग काली सी होने लगती हैं, या तांबे और कांसे पर जो है हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ये सभी जो है ये धातुओं का संक्षारण कहलाता है। अब चूंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है तो इसको रोकना भी होगा। तो इसको किस तरह से रोकें, इसकी कई विधियां हैं जिनके द्वारा हम भिन्न भिन्न धातुओं को संक्षारण से रोक सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों टिन और क्रोम की प्लेटिंग करके। इस क्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम टिन और क्रोम की जो है एक पतली परत जो है धातुओं के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे धातुएं जो है वो संक्षारित नहीं होती हैं। दूसरा बच्चों यशद लेपन, ये भी एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। इस क्रिया में हम लोहे और इस्पात की जो वस्तुएं होती हैं
उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ा देते। चूंकि जस्ता में संक्षारण नहीं होता है तो लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर जो है यशत लेपन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एक पतली परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को हम यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तीसरा है बच्चों रंगाई करके। कुछ धातुओं की जो वस्तुएं जिन पर जंग लगती है उन पर हम अम्ल अवरोधक रंग से अगर धातुओं की पुताई कर देते हैं, उन पर कलर कर देते हैं तो भी धातुएं खराब नहीं होती हैं। या ग्रीस या तेल लगाकर भी अगर हम वस्तुओं को रखते हैं तो ग्रीस और तेल लगाकर भी हम अपने मशीनों के पुर्जों को या लोहे की वस्तुओं को बनी हुई वस्तुओं को हम जंग से या हम संक्षारण से रोक सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु वो धातु होती है जिसमें जो है दो या दो से अधिक धातुओं को उनके निश्चित अनुपात में, इसमें अनुपात जो भी वस्तु में बनाई जाती है, मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें जिन धातुओं को मिलाया जाता है उनका रेशियो एक निश्चित होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं को उनके निश्चित अनुपात में गलित अवस्था में उनको द्रव फॉर्म में परिवर्तित करके जो है मिला देते हैं तो जो पदार्थ तैयार होता है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। और आजकल हम मिश्र धातु के बने बहुत से बर्तन हैं, खिलौने हैं और भी बहुत सी चीजें जो है इस मिश्र धातु की ही बनी होती हैं, क्योंकि इनमें जंग लगना या संक्षारण का कोई भी डर नहीं रहता है। जैसे पीतल है बच्चों, पीतल जो है इसमें भी कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। इसको मिलाकर जो है हम पीतल बनाते हैं जिसके हम तार, पुर्जे और बर्तन आदि बनाते हैं। दूसरा बच्चों कांसा। कांसा के भी आप जानते हैं बच्चों बर्तन और मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं जिनमें कॉपर 88% होता है और स्टेनिक टिन जो है ये केवल 12% मिला के जो है कांसा धातु बनाई जाती है, मिश्र धातु बनाई जाती है जिससे बर्तन और मूर्तियां आदि बनाते हैं। इसके बाद बच्चों एक और है अमलगम। क्या होता है ये अमलगम? जो है ये एक विलयन होता है जिसमें हम तांबा, सोना, टिन, कॉपर, सोडियम और पोटेशियम इन सबको मरकरी में घोल लेते हैं। मरकरी के साथ बने हुए इस प्रकार के विलयन को अमलगम कहते हैं। अमलगम क्या होता है? तांबा, सोना, टिन, कॉपर, सोडियम तथा पोटेशियम का मरकरी में बने विलयन को हम अमलगम कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका 3rd लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर होंगे, अगर आप ये नोट्स अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं और इनको पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दे देंगे। बच्चों जो आप लोग इनको देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और अपने साथ के विद्यार्थियों को, अपने साथियों को दिखाइए। और अगर इसमें आपको कोई संशोधन की आवश्यकता होती है कि मैम आप इस तरीके से पढ़ाएं तो हमको वो लिख के भेजिए ताकि हम आपकी सुविधा अनुसार आपको समझाने योग्य सरल से सरल भाषा का प्रयोग करके और आपको इन सभी टॉपिक्स का ज्ञान करवा सकें बच्चों। इसलिए हम ये आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इन चैप्टर्स को पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो हमको जो है कमेंट्स में लिख के भेजिए। और अपने आसपास के जो साथी हैं जो समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, वो इसको वीडियो को देखें और पढ़ें। बार बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में बच्चों हम आप लोग को समझा रहे हैं। जो मेन वर्ड्स हैं उनको हम इसलिए इंग्लिश में भी रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझें। धन्यवाद बच्चों।